जी साडी कोशिश रहंदी है कि ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਹੋਵੇ ਉੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਆ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਯੂਪੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। तो यूपी ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਗਏ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਅੱਜ योगी आदित्यनाथ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ यूपी ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹੁੰ ਹੈ ਉਹ ਚੁਕਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਲਖਨਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ 2 ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। तो ऑफ कोर्स ਜਦੋਂ ਲਖਨਊ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ धर्मेंद्र पांडे होर नाल गलबात करते होंगे। बड़े ही उत्थों के प्रसिद्ध पत्रकार ने लखनऊ तो और दैनिक जागरण बड़ा एक बड़ा प्रेस्टीजियस जो मीडिया ग्रुप जुड़े हुए हैं। मेरे नाल लाइन के उत्ते ने 2-4 मिनट उन्होंने गलबात कर लीए। धर्मेंद्र जी आपका स्वागत करते हैं, नमस्कार जी। बहुत बहुत नमस्कार तनी साहब जी, धन्यवाद। और हमें बताएं ये जो अटकलें थी कि यूपी में इस बार बीजेपी की सरकार नहीं बन पाएगी, बहुत योगी आदित्यनाथ का जो रेपुटेशन था वो कहा जा रहा था कि बहुत बैड है, किसान आंदोलन भी चल रहा था और वेस्टर्न यूपी में किसानों का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस भी था वोटर्स के ऊपर। पर इस सब के बावजूद ये जो बीजेपी ने काफी बड़ी जीत हासिल की है यूपी में और जहां नरेंद्र मोदी खुश होंगे, अमित शाह खुश होंगे क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं 2024 के, पर वहां आदित्यनाथ जो योगी है आपके मुख्यमंत्री, उन्होंने अपना वर्चस्व जो है वो कायम रखा है। बिल्कुल बिल्कुल सनी साहब, सारे जो कयास थे वो पलट गए क्योंकि एक जो सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है वो उनकी मेहनत हो जाता है। इन लोगों ने जो तैयारी की थी बीजेपी ने, हाँ। योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह, इनकी तैयारी लगभग 3 साल पहले चालू हो गई थी। जो कोविड का सबसे क्रिटिकल समय था यूपी में, तब इस टीम ने बहुत मेहनत की और पब्लिक को दिखा कि सारे आंदोलन फेल हो गए क्योंकि लोगों ने बोला किसान और टेनी को बहुत बड़ा इवेंट बनाया जा रहा था लखीमपुर में, वहां की एक भी सीट ऑपोजिशन को नहीं मिली। वहां की क्लीन स्वीप बीजेपी ने किया। बागपत जिनको बड़ा गढ़ माना जा रहा था राष्ट्रीय लोकदल का, चौधरी अजीत सिंह का, वहां की 5 में से 3 सीट बीजेपी को मिली। वेस्ट यूपी में मुजफ्फरनगर में भी यही रहा। तो इन लोगों की जो प्लानिंग थी वो बड़े आगे के लिए है। जैसे 2024 को लेके प्लान कर रहे हैं लोग, 80 लोकसभा सीट आती है यूपी से, तो उस हिसाब से जो पब्लिक ने मैंडेट दिया है उसका क्रेडिट जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। आज जो उन्होंने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार जो दूसरा शपथ ग्रहण लिया है उसमें जो पिछली सरकार में 20 मंत्री जो कि चुनाव जीते हैं, इवन डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा को ड्रॉप किया है। सतीश महाना सीनियर मिनिस्टर थे, आशुतोष टंडन कैबिनेट मिनिस्टर थे, जयप्रताप सिंह थे, इन सबको ड्रॉप करके इन्होंने नए मंत्री इंडक्ट किए हैं। यूथ को ज्यादा लिया है, 5 महिलाओं को मंत्री बनाया है जो आज इन्होंने शपथ ली है। टोटल 53 है, उसमें 2 डिप्टी सीएम है और योगी आदित्यनाथ प्लस 16 कैबिनेट मिनिस्टर्स। इन्होंने इस बार इंडिपेंडेंट चार्ज के स्टेट मिनिस्टर्स बढ़ाए हैं। असीम अरोड़ जो बहुत सीनियर आईपीएस ऑफिसर थे उनको लिया है। अरविंद कुमार शर्मा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ गुजरात में उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे उनको लिया है। तो इनका जो फोकस अब वो है कि ब्यूरोक्रेट्स, सारी प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन उधर ही से होता है, तो उनको जोड़ के ये कुछ और अच्छा करने के प्रयास में है। अच्छा, आप हमें बताएं धर्मेंद्र जी के ये जो वोटें इनको मिली है, वोट्स मिले हैं 41.29%, बहुत बड़ा शेयर माना जाता है किसी भी असेंबली हो या चाहे कोई एमपीज के इलेक्शन हो, पार्लियामेंट के हो। 41.29%। तो पहले कहा जाता था कि ऑपोजिशन के वोट जो है वो बट जाते हैं, कांग्रेस है, बीएसपी है, समाजवादी पार्टी है, ये सब लोग अलग अलग लड़ते हैं, इनके वोट बढ़ जाते हैं जिसका फायदा बीजेपी को होता है। लेकिन एक पार्टी अकेले दम पे 41.29% वोट ले जाए और सीटें जरूर उनकी कम हुई हैं पिछली बार से, लेकिन फिर भी जो बहुमत चाहिए था 204 बढ़ा है। हाँ, तो ये क्या है, हिंदू वोट को टारगेट कर रहे हैं? कौन सा सेगमेंट है जो बिल्कुल बीजेपी जिसको टारगेट करती है यूपी में? सनी साहब, जो सबसे बड़ा सेगमेंट जो है वो लोअर क्लास है।
अच्छा, जो परेशान रहता था हमेशा, उसके पास गवर्नमेंट की कोई स्कीम्स नहीं पहुंच पाती थी। अब ये स्थिति है, जो पहले इन्होंने बैंकों में खाता खोला गरीबों का, सीधे उनके बैंक में क्रेडिट हो रहा है, किसानों के पास पैसा जा रहा है, जो वो गेहूं बेच रहे हैं, धान बेच रहे हैं, गन्ना बेच रहे हैं, वो सीधे उनके अकाउंट में जा रहा है। तो जो लोअर क्लास था वो इनसे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है, और वोटिंग जो करता है मैक्सिमम वही वोटिंग करता है। तो हायर क्लास है, उसको तो जिस दिन छुट्टी मिलती है पिकनिक मनाने चला जाता है। मिडिल वाला भी बहुत कम निकलता है। जो वोटिंग परसेंट है उसको आप मान लीजिए 100%, वो जो लोअर क्लास देता है उसी को इन्होंने पकड़ा है। रेहड़ी वालों को, खोमचे वालों को, पटरी दुकानदारों को। इवन आज शपथ ग्रहण में पूरे यूपी से 2000 पटरी दुकानदार बुलाए गए थे, जो सड़क के किनारे अपना सामान बेच के। तो उनके लिए बहुत बड़ा है कि इतना बड़ा उनको स्टेज दिया गया, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है, तो बड़ा मोरल बूस्टिंग है उनके लिए। क्योंकि जो कभी सपना नहीं सोचते थे कि मुझे चीफ मिनिस्टर के शपथ ग्रहण में जाने का मौका मिलेगा। तो ये जो इन्होंने बिल्कुल लोअर क्लास को पकड़ा है, प्लस चार्टर वोट, जो पहले बीएसपी का वोट बैंक माना जाता था, वो पूरा डाइवर्ट हुआ है इनकी तरफ से। इसीलिए इन्होंने बेबी रानी मौर्य को इंक्लूड किया है, जो आगरा से आती हैं, जो पहले गवर्नर थी उत्तराखंड की। असीम अरुण को इंक्लूड किया है क्योंकि वो उनके वोट बैंक के लीडर हैं। तो अपना वोट बैंक पे फोकस करने के लिए बीजेपी का ये प्लान है, और उसमें ये सक्सेसफुल रहे हैं। धर्मेंद्र जी, यही नीति मुझे अरविंद केजरीवाल की भी लगती है, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे अभी वो पंजाब था। जैसे आपने कहा कि ये जो लोग ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स करने वाले हैं, अखबार पढ़ के अपने नजरिया देने वाले लोग हैं, जो वोट डालने नहीं जाते, तो जो मासेस है कभी नहीं जाते। हाँ, मासेस जो है वो उस पे फोकस अरविंद केजरीवाल ने भी किया। अच्छा, पंजाब में क्या हुआ, हमने जो देखा कि इतना बड़ा आंदोलन पंजाब ने लड़ा, किसान आंदोलन, लेकिन जो किसान लीडर खड़े हुए और उनको जिस तरह से लोगों ने वोट नहीं डाला, ये बड़ी हमें हैरानगी हुई है कि इतना, और अभी भी जीत के आए थे, और इतना बड़ा किसानों को उन्होंने उनके हक दिलवाए, जो काले कानून माने जाते हैं बंद वापिस करवाए। और यूपी में भी तो इतना बड़ा इन्फ्लुएंस था भारतीय किसान यूनियन का, किसान लीडरों का, लेकिन वो भी देखने यूपी में भी नजर नहीं आया। कुछ नहीं, इतना ज्यादा कैंपेनिंग की राकेश टिकैत ने, इतना कैंपेनिंग की राकेश टिकैत ने। वो सिर्फ स्पोक्स पर्सन है किसान, भारतीय किसान यूनियन के। उनके बड़े भाई हैं नरेश टिकैत, वो कहीं कैंपेनिंग करने नहीं गए थे, वो प्रेसिडेंट है पार्टी के। वो हमेशा सॉफ्ट स्पोकन रहे, लेकिन इन लोगों ने जितना भी बीजेपी के अगेंस्ट बोला, जितना फायर किया बीजेपी के अगेंस्ट, वो पब्लिक और फेवर में होती गई बीजेपी। क्योंकि जो ग्राउंड लेवल पे दिख रहा था, जैसे लखीमपुर किसान आंदोलन की बात मैं करूं, जो कांड हुआ था, वहां की पब्लिक जानती है। वो हम लोग ग्राउंड लेवल पे जब वहां पे गए तो सीधा लोगों ने बताया कि उसमें तो इसकी गलती नहीं है, बाहर से लोग आए थे, वो प्रोवोक किए गए थे। ये योगेंद्र यादव का नाम लिया उन लोगों ने, इसका राकेश टिकैत का नाम लिया कि इन लोगों ने पैसे लेके भेजा था। वाकई में जिन किसानों की वहां पे डेथ हुई, वहां का लोकल कोई नहीं था, कोई पीलीभीत से आया था, कोई बहराइच से आया था। तो लोकल इन्फ्लुएंस जो होता है, जब वो आदमी प्रभावित होता है तो फिर वो पार्टी के अगेंस्ट वोट करता है। लेकिन वहां पे जो गया, वेस्ट यूपी में जो गया, सारे आंदोलन बेअसर रहे। अच्छा, मुझे ये बताएं, का देर में निकलना वो बड़ा माइनस पॉइंट रहा। आपने मायावती 403 सीट पे उन्होंने पूरे लड़ाए, 403 पे कांग्रेस ने लड़ाए, कांग्रेस को 2 सीट मिली, बसपा को 1 सीट मिली। तो आगे के लिए बहुत उनके लिए अलार्मिंग है। अच्छा, मैं यही आपसे पूछना चाहता था कि इस इलेक्शन में जो सफाया हुआ बीएसपी का, वो तो मायावती जो इतने बार 2-3 बार आपके मुख्यमंत्री रहे हैं यूपी के, उनकी हालत अब ये हो गई है कि इतने बड़े यूपी में 403 में से 1 सीट मिली। तो इसका मतलब ये है कि बीएसपी अब राजनीतिक पर्दे से खत्म हो रही है। और यही हाल ये प्रियंका गांधी का रहा, जो गांधी परिवार का हमेशा इतना वर्चस्व रहा है यूपी के ऊपर। खुद वो रायबरेली से आती है सनी साहब, वही जो ड्राइंग रूम की पॉलिटिक्स है, जो आपने बहुत अच्छा शब्द बोला, हाँ। वही कांग्रेस के साथ रहा। कांग्रेस भी ग्राउंड लेवल पे गई नहीं। जो उनके पुराने वर्कर थे, उनके पर उन्होंने भरोसा नहीं किया। स्काई लैब की तरह कैंडिडेट उतारे गए। बागपत में कोई बिकनी गर्ल आ रही है, तो जो प्रियंका की हमें लग रहा है फ्रेंड सर्किल थी, या जो उनका पीएस संदीप सिंह जो जेएनयू का प्रोडक्ट है, तो उससे बड़ा विरोध हो गया कांग्रेसियों में।
मतलब सोचिए, जिसको इन्होंने टिकट दिया उसने टिकट डिनाई कर दिया कि हमें लड़ना ही नहीं है। तो इससे ज्यादा शर्मनाक आपके लिए कुछ हो ही नहीं सकता कि पार्टी, लोग परेशान रहते हैं कि पार्टी से हमको टिकट मिले, हम चुनाव लड़े। इनके कैंडिडेट्स ने ठुकरा दिया कि हमें लड़ना ही नहीं आपके यहाँ से, आप इस लायक ही नहीं। चलिए जी, धन्यवाद आपको, बहुत बहुत आपका शुक्रिया कि ये जो आपने हमें बताते रहते हैं वहां की क्या सिचुएशन है। और कोई खुश हो ना हो, योगी आदित्यनाथ तो खुश हैं। मुझे लगता है नरेंद्र मोदी, अमित शाह सबसे ज्यादा खुश होंगे कि 2024 के लिए अब उनको ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं। अगर इसको वो मेंटेन भी कर लें, कंसिस्टेंट भी रहे, तो भी उनको। अच्छा, मुझे जाते जाते ये बताएं कि ये अगर कोई नरेंद्र मोदी को खतरा है, उनकी अगर कोई जो लीडरशिप को खतरा है बीजेपी में, तो कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ हैं। आपको क्या लगता है आने वाले टाइम पे सबसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो योगी आदित्यनाथ का क्या फ्यूचर है बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप में? बिल्कुल सनी साहब, सेंट्रल लीडरशिप के लिए तो है ही फ्यूचर, लेकिन बीजेपी है मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल पार्टी है। हाँ। इसके लिए आप कुछ कह भी नहीं सकते। पिछले 2017 में योगी आदित्यनाथ कहीं सीन में नहीं थे। हाँ। मनोज सिन्हा जी चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट के लिए तैयार थे, बनारस में बैठे हुए थे शपथ ग्रहण की तैयारी के लिए, लेकिन एकदम से योगी आदित्यनाथ की एंट्री होती है। तो मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल पार्टी है। अभी भी मीडिया सर्किल से आ रहा था कि 3 डिप्टी सीएम होंगे, ये होगा, कुछ नहीं। सुबह जब शपथ ग्रहण से पहले जब लिस्ट आई तो सबके होश खुले रह गए कि राजेश्वर सिंह का नाम था, इसका नाम चल रहा था जिनका मीडिया में, कल राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह का नाम चल रहा था। इवन सुनील शर्मा जो गाजियाबाद के साहिबाबाद से आए हैं, मतलब वो एक एमएलए है, 2,27,000 वोट से जीत के आया, जितनी कॉन्स्टिट्यूंसी में शायद वोट नहीं होते होंगे, लेकिन उनका नाम कहीं भी मिनिस्टर्स की लिस्ट में नहीं है। ऐसे चेहरे आए हैं जो ग्राउंड लेवल पे आए हैं। अभी आपने पीछे पद्म पुरस्कारों में भी देखा होगा, ऐसे आदमी आए जिनको कोई जानता भी नहीं था, उनको पद्म पुरस्कार, पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो बीजेपी जो काम कर रही है अनप्रेडिक्टेबल है, और आगे इसलिए कहा नहीं जा सकता कि कौन किसका रिप्लेसमेंट होगा। धन्यवाद। हम देख रहे हैं कि जैसे ये मिस्टर पुष्कर को उत्तराखंड का बनाया गया है चीफ मिनिस्टर, हार गए, हारने के बावजूद उन्हीं को फिर से सेकंड टर्म बनाया गया। मनोहर लाल खट्टर जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, जिनका कोई भी राजनीति का एक्सपीरियंस तक नहीं था, कभी एमएलए तक की इलेक्शन नहीं लड़ी थी, उनको बना दिया। तो आप ठीक कह रहे हैं कि बीजेपी में कुछ भी हो सकता है। और देखना होगा कि योगी आदित्यनाथ अब ये जो उनको मौका मिला है 2024 में बीजेपी को यूपी में इसका क्या बेनिफिट होगा ये समय बताएगा। लेकिन फिलहाल और कॉन्फिडेंट हो गए होंगे योगी आदित्यनाथ। पहले ही बहुत ज्यादा पावरफुल थे, अब तो और कहीं पावरफुल हो गए होंगे। तो धन्यवाद धर्मेंद्र जी, आपसे फिर जल्दी बात करेंगे। जी नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। और ये सन धर्मेंद्र पांडे लखनऊ तो सारे गलबात करके जानकारी दे रहे सन।